हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और उनका कैसे प्रयोग करते हैं, इसी बारे में आज का ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, यानी एक रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एक शब्द है, यानी यह भी एक क्या है, प्रोनाउन ही है। दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लॉज। यह किस लिए यूज की जाती है, ताकि यह एक डिपेंडेंट या रिलेटिव क्लॉज का निर्माण कर सके, उसको बना सके। इट कनेक्ट्स द डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लॉज, यानी यह क्या करती है, किसी डिपेंडेंट या रिलेटिव क्लॉज को जोड़ने का काम करती है। किससे जोड़ती है, टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज, यानी यह किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज से रिलेटिव क्लॉज को जोड़ने का काम करती है, यानी यह एक कनेक्टर का भी काम करती है। ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड का काम करती है। इट रिफर्स टू अ नाउन और पर्सनल प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज। यह क्या काम करती है, यह किसी नाउन अथवा पर्सनल प्रोनाउन को रिफर करती है, जो कि मेन क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन आता है, उस नाउन या प्रोनाउन को रिफर करती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, दिस इज द बॉय whom आई सॉ yesterday। यह वही लड़का है जिसे मैंने कल देखा था। अब देखिए, ये होम किसके लिए आया है, यहाँ पे इस लड़के के लिए आया है, बॉय के लिए आया है। तो बॉय क्या हो गया यहाँ पे, इस होम का ये हो गया एंटीसीडेंट। क्या बोलेंगे इसे, एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट, ठीक, पूर्ववर्ती। एंटीसीडेंट मीन्स पूर्ववर्ती। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के साथ ही आएगा। तो ये होम किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है, और यहाँ पे होम किसका काम कर रहा है, इस वाले क्लॉज को इससे जोड़ने का काम कर रहा है, इसको ज्वाइन करने का काम कर रहा है, ज्वाइनिंग वर्ड का काम कर रहा है। और यहाँ पर इसको रिलेट भी कर रहा है दोनों को। ठीक है, तो ये रिलेटिव क्लॉज भी बना रहा है। यहाँ पे देखिए, ये रिलेटिव क्लॉज हो गया, whom I saw yesterday, यानी एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और दिस इज़ द बॉय, ये क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज ये हो गया, और ये कौन सा हो गया, रिलेटिव या डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज का निर्माण भी कर रहा है, इंट्रोड्यूस भी कर रहा है उसको, और एक ज्वाइनिंग वर्ड का भी काम कर रहा है। और इस बॉय के लिए, जो यहाँ पे बॉय वर्ड आया हुआ है, इसके लिए इसका यूज भी किया जा रहा है, इसी को रिफ़र भी कर रहा है। तो ये तीनों काम होम यहाँ पे कर रहा है। तो एक रिलेटिव प्रोनाउन इसी प्रकार से यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से उसका यूज होता है, देखिए पहले में क्या लिखा गया है, हु, विच, दैट। ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और इनका यूज हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में करते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करेंगे। ठीक, और जो दूसरा लिखा है हुम या विच या दैट या व्हाट, इसका यूज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, यानी ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दैट सब्जेक्टिव में भी आया है और ऑब्जेक्टिव में भी आया है, विच सब्जेक्टिव में भी आया है और विच ऑब्जेक्टिव में भी आया है। तो यानी दैट और विच ये दोनों जो हैं, इसको सब्जेक्टिव केस में भी यूज किया जा सकता है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज किया जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव केस में यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा व्हाट का यूज भी ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। तीसरा है ऑफ विच या हुज। ऑफ विच या हुज का यूज हम लोग पॉजेसिव केस में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सारे रिलेटिव प्रोनाउंस। ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस जो दिए गए हैं, इनका यूज इस प्रकार से किया जाएगा। अब जो हु या हुम है,
इसका यूज तब होगा, किसके लिए होगा, इसका एंटीसीडेंट जो होगा पूर्ववर्ती, यानी जिसको ये रिफ़र करेगा जिस नाउन या प्रोनाउन को, वो नाउन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हु या हुम किसके लिए आएगा, कोई ह्यूमन बीइंग हो यानी मानव हो, गॉड हो या गॉडेसेस हो, डेटीज हो, फेरीज, एंजल्स, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। यानी हु या होम का यूज हम लोग ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन जैसे दिखने वाली चीज़ें यानी लोगों के लिए किया जाएगा। ठीक है, या किसी जब निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाए, उसका मानवीकरण हो जाए, पर्सनिफाइड हो जाए, तब भी हम हु या होम का यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया। कभी कभी इसका यूज पेट एनिमल्स के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है विच। विच का यूज हम लोग करेंगे एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, एनिमल्स में बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। ठीक है, तो विच हो गया। हुज का यूज हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो हुज जो कि पॉजेसिव केस में यहाँ पे हमने बताया पॉजेसिव केस में यूज किया जाएगा, और हुज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आ सकता है। दैट किसके लिए आ सकता है, दैट भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आ सकता है। तो दैट का यूज भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जा सकता है। और लास्ट में है वॉट का यूज करेंगे तो वॉट का सेंस क्या निकलेगा, वॉट का सेंस निकलेगा द थिंग और थिंग्स विच, यानी वह वस्तु जिसे, अथवा दैट या दोज हुच ये भी है, तो दैट विच या दोज विच के सेंस में भी वॉट का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज होता है कितने प्रकार से करते हैं उसको देखते हैं। पहला यूज है रिस्ट्रिक्टिव यूज, जिसको कि हम लोग डिफाइनिंग यूज भी बोलते हैं। इस यूज में कॉमा का यूज नहीं करेंगे। कहाँ पे नहीं करेंगे, एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा अपने एंटीसीडेंट के बगल में, इन दोनों के बीच में कॉमा का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ रिलेटिव क्लॉज जो होगा वह एडजेक्टिव क्लॉज की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, यानी जो रिलेटिव क्लॉज होगा वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक, और तीसरा ये है कि जो सेंटेंस होगा वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सेंटेंस किस टाइप का होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, मिश्रित वाक्य होगा। जैसे एग्जांपल्स देखिए, जो एग्जांपल दिया हुआ है, द टीचर्स हु वर वेल ट्रेंड, यानी अध्यापक जो बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, ट्रेंड थे, टॉट द स्टूडेंट्स इफेक्टिवली, उन्होंने विद्यार्थियों को क्या किया, बहुत प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया। यानी अब यहाँ पे किन टीचर्स की बात की जा रही है, ऐसे टीचर्स जो अच्छी तरह से ट्रेंड थे, उन लोगों ने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाया। तो यहाँ पर सभी टीचर्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर कुछ टीचर्स की बात की जा रही है, ऐसे टीचर्स जो अच्छी तरह से ट्रेंड थे, उन्होंने पढ़ाया इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये इसको डिफाइन कर रहा है, ये जो लिखा है हु वर वेल ट्रेंड, ये क्या कर रहा है, टीचर्स को डिफाइन करने का काम कर रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिफाइनिंग यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर, तो यहाँ पे आपने देखा टीचर्स और हु जो यहाँ पे है, हु का रोल यहाँ पे है, किस रूप में आया है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। इसका सेंस क्या निकल रहा है, जो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। और जो क्लॉज बन रहा है ये डिपेंडेंट वाला, रिलेटिव वाला, ये एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है। ठीक है, और ये पूरा सेंटेंस कौन सा हो रहा है सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। क्लियर हो गया डिफाइनिंग यूज। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंटिन्यूएटिव यूज, या इसको बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग यूज। ये क्या काम करता है, ये जो
सब्जेक्ट होता है, यानी जो नाउन या प्रोनाउन रहता है एंटीसीडेंट, उसको डिफाइन नहीं करेगा, बल्कि उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ अतिरिक्त जानकारी देगा। जैसे अब इसमें क्या क्या होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें कॉमा का यूज किया जाएगा, किसके किसके बीच में, एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में कॉमा लगेगा। ठीक है, पहला काम। उसी का बिल्कुल उल्टा है ये पहले वाले का, डिफाइनिंग का। रिलेटिव क्लॉज जो होगा वह एक प्रिंसिपल क्लॉज की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, और सेंटेंस जो होगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, द टीचर्स हु वर वेल ट्रेंड टॉट द स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। ये भी सेंटेंस देखिए बिल्कुल पहले वाले की तरह लिखा है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर भी कॉमा लग गया और यहाँ पर भी कॉमा लगा है। ठीक है, यानी ये जो बीच वाला ये लिखा गया, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी है। यानी द टीचर्स यानी वे अध्यापक, हु आर वेल ट्रेंड अध्यापक जो बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, यानी टीचर्स तो हैं ही, सभी टीचर्स की बात यहाँ पे की जा रही है, और सभी के सभी टीचर्स अच्छी तरह से ट्रेंड थे। तो जो अच्छी तरह से ट्रेंड थे, इनके टीचर्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वे अच्छी तरह से ट्रेंड थे। टॉट द स्टूडेंट्स इफेक्टिवली, उन लोगों ने विद्यार्थियों को बहुत प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया। तो यहाँ पर एक टीचर्स की या कुछ टीचर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सभी टीचर्स की बात की जा रही है। क्लियर हो गया? तो ये पहला एग्जाम्पल क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। आई हैव बॉट अ कार विच इज़ वाइट। मैंने एक कार खरीदी है जो कि वाइट है, यानी वाइट कलर की है। अब यहाँ पे विच किसके लिए आया है, कार के लिए आया है। इसके दोनों के बीच में देखिए कॉमा लगा हुआ है, तो ये भी क्या कर रहा है, कार के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आई हैव बॉट अ कार एंड इट इज वाइट। अब एंड इट ये किसके लिए आया है, विच के लिए, विच के स्थान पर आया है, और ये कौन सा क्लॉज बना रहा है। अब ये यहाँ पर कौन सा हो गया कंजंक्शन, ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये पूरा सेंटेंस कौन सा हो गया, अब कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये जो नॉन डिफाइनिंग वाला है, इसको हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब व्हाट का यूज देखेंगे कि व्हाट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे किया जाता है। देखिए, व्हाट का अर्थ हमने पहले भी बताया था कि व्हाट का सेंस क्या होगा, द थिंग या थिंग्स विच, अथवा दैट या दोज विच। अब इसका सेंस देखिए कैसे निकल रहा है। अब इस एग्जांपल में देखिए, व्हाट यू से, जो आप कहते हैं, इज फॉल्स, वह क्या है, गलत है। तो जो आप कहते हैं वह गलत है। अब यहाँ पर व्हाट की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, द थिंग विच या दैट विच यू से इज फॉल्स। बिल्कुल सेम मीनिंग, ये जो मीनिंग दे रहा है व्हाट, उसका अर्थ यही निकल रहा है। तो इस प्रकार से ये सेंस हो गया। ठीक है, अब बट का यूज़ देखेंगे कि बट का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज किया जाता है। बट का सेंस होगा, जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाएगा तब इसका सेंस हो जाएगा हु या विच नॉट, हु नॉट या विच नॉट। ठीक है, वैसे तो बट का यूज और भी तरीके से किया जा सकता है। बट का यूज हम कर सकते हैं प्रीपोजिशन के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो तब उसका सेंस बदल जाएगा, और सेंस क्या निकलेगा, हु नॉट या विच नॉट। ठीक है, जैसे देयर वॉज नो वन बट सॉ मी, यानी वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जिसने कि मुझे ना देखा हो। अब इसको अगर हम देखें क्या हो सकता है इसका सेंस, कि देयर वॉज नो वन हु डिड नॉट सी मी। तो यहाँ पे बट का सेंस क्या निकला, हु डिड नॉट। ठीक है, तो हु नॉट ये निकलता है। देयर वॉज नथिंग बट वॉज ब्रेकेबल, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि ब्रेकेबल ना हो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देयर वॉज नथिंग विच वॉज नॉट ब्रेकेबल।
तो बट का सेंस क्या निकला, विच वॉज नॉट। तो इस प्रकार से बट का सेंस क्या निकलेगा, हु नॉट या विच नॉट। क्लियर हो गया। तो बट को भी हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो व्हाट हो गया और बट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका दैट। दैट का यूज कैसे करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। दैट का यूज हमेशा रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग यूज की तरह ही होगा। इसको पहली चीज़ ध्यान रखिए। हमने दोनों तरह के यूज बताए हैं, रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग एक यूज हो गया, दूसरा जो यूज बताया गया था कंटिन्यूटिव या नॉन डिफाइनिंग यूज। ठीक है। तो दैट का जो यूज होगा रिलेटिव प्रोनाउन में वह हमेशा रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग यूज ही होगा। दूसरा वाला यूज यानी नॉन डिफाइनिंग यूज नहीं हो सकता। ठीक है। अब दैट कहाँ कहाँ पे लगाएंगे। पहली चीज़, अगर कोई लिविंग हो या नॉन लिविंग हो तो उसके लिए हम दैट यूज कर सकते हैं। यानी लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव या निर्जीव, दोनों के लिए दैट यूज किया जा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, अगर किसी सेंटेंस में ऑल, द सेम, नन, नथिंग, नो, नॉट, नोबडी, एनी, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, दोज, एवरीथिंग, एवरीवन या मच, इनमें से कोई भी आए तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा वह कौन सा होगा, दैट होगा। दैट के अलावा और कोई रिलेटिव प्रोनाउन इनके बाद यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, सुपरलेटिव डिग्री अगर आती है तो उसके बाद भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा। यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर लगाना हो तो दैट लगाएंगे। ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी कोई इंटरोगेटिव वर्ड आता है तो उसके बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगेगा। ठीक है। मान लेते हैं किसी सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, मैन हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग हो, और फिर उसी में एक और नाउन या प्रोनाउन आता है जो कि एनिमल हो, ठीक, या कोई नॉन लिविंग थिंग हो। तो अभी हमने बताया था कि मैन के लिए तो हम हु लगाते हैं, ठीक है, और एनिमल के लिए क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। ठीक। तो अब ऐसी कंडीशन में कि हु लगाएं कि विच लगाएं, तो जब दोनों दिए हों तब वहाँ पे ना हु लगाएंगे ना विच लगाएंगे, वहाँ पर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। क्लियर। अगला पॉइंट है, इट अगर सब्जेक्ट के रूप में हो और वर्ब टू बी को समझते ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो वर्ब टू बी हो और फिर उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए, ठीक है, तो उस नाउन या प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा दैट का यूज किया जाता है। ठीक। किसी सेंटेंस में एगो आता है तो एगो के बाद दैट का यूज करते हैं, सिंस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, अगर किसी सेंटेंस में एगो आता है तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट आएगा, सिंस नहीं आएगा। जैसे इट वॉज 5 years ago, यानी यह कितने साल की बात हो गई, यानी 5 साल पहले, दैट माई ग्रैंडफादर डाइड, जब मेरे दादाजी गुजर गए थे। तो यहाँ पे दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन आया ये एगो के बाद आया है दैट, तो ये बिल्कुल करेक्ट यूज है। अगर यहीं पर एगो के बाद सिंस लगा देते तो वह गलत हो जाता। अगर आपको सिंस लगाना हो तब भी इसको बना सकते हैं। तब क्या करना पड़ेगा, तब यहाँ जो वॉज है इसकी जगह कर दीजिए इज, इट इज़ 5 years। अब यहाँ एगो को हटा दीजिए और दैट को भी हटा दीजिए और सिंस लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सिंस। ठीक है। तो इट इज़ 5 years सिंस माई ग्रैंडफादर डाइड, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, एगो आएगा तो दैट लगाएंगे और एगो दैट दोनों हटाकर सिंस लगा सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट में करके। ठीक। अब जैसा कि हमने बताया डिफाइनिंग यूज में ही दैट यूज किया जा सकता है रिलेटिव प्रोनाउन में। तो दैट, और एक चीज़ ध्यान रखना है, दैट जो है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के साथ ही आएगा, ये बिल्कुल नेसेसरी है। ठीक है। तो एंटीसीडेंट अगर नहीं है
दैट के साथ कोई एंटीसीडेंट नहीं है, पूर्ववर्ती उसका नहीं है, तब दैट का यूज नहीं किया जा सकता, वहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, द मोर दैट वी गेट द मोर वी वांट, यानी जितना ज़्यादा हम प्राप्त करते हैं उतना ज़्यादा हम और चाहते हैं कि और ज़्यादा हमको मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए दैट लगा हुआ है, लेकिन इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं दिया है, इसमें कोई एंटीसीडेंट नहीं है, कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दैट का यूज गलत हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द मोर वी गेट द मोर वी वांट। तो ये सेंटेंस सही होगा। दैट यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये दैट का यूज है। दैट के और भी कुछ यूजेस हैं, उनको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई प्रेपोजिशन है, कोई प्रेपोजिशन आ जाता है तो उसके बाद दैट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन दैट के बाद प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं, यानी दैट के पहले प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, दैट के बाद लग सकता है। ठीक है, लेकिन अगर दैट के अलावा कोई दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, होम या विच हो, तो उसके पहले प्रेपोजिशन लगाकर बनाया जा सकता है सेंटेंस, यानी वाक्य बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला है द सेम के बाद दैट भी लगता है और द सेम के बाद एज भी लगता है, यानी इन दोनों का यूज किया जा सकता है। तो द सेम के बाद दैट कब लगेगा? जब द सेम के बाद जो वर्ब दी गई है वह बिल्कुल क्लियर हो, तब तो दैट लगेगा, और जब वर्ब क्लियर ना हो तब एज लग जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द सेम मैन, यह वही आदमी है, दैट डिसीव्ड मी, जिसने मुझे धोखा दिया था। तो अब यहाँ पे दैट लगा, क्यों लगा? क्योंकि इसके बाद दैट के बाद ये डिसीव जो वर्ब है ये बिल्कुल क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे द सेम के बाद दैट लग गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे हिज, ये गलत लिख उठा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? दिस होना चाहिए था। तो दिस इज द सेम पेन, यह वही पेन है, एज माइन, यानी वैसी ही पेन है जैसी कि मेरी है। तो यहाँ पे एज क्यों लगा? क्योंकि एज के बाद इधर वर्ब क्लियर नहीं है, तो द सेम के बाद इसीलिए एज लगा, क्योंकि एज के बाद वाला वर्ब जो दिया गया है उसमें वर्ब क्लियर नहीं है। तो जब वर्ब क्लियर होगी तब दैट लगेगा, और जब वर्ब क्लियर नहीं होगी तब क्या लगेगा? एज लगेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सच के बाद एज आएगा कब? टू कैटेगराइज समथिंग, और सच के बाद दैट आएगा कब? टू स्ट्रेंथन समथिंग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज सच अ गुड मैन एज नेवर टेल्स लाई, यानी वह ऐसा अच्छा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पे सच आया और सच के बाद एज लगा। एज किस रूप में आया है? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना होगा तो एज ही लगेगा, सच के बाद एज आएगा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, और अगर सच आता है और सच के बाद सच लगा के यहाँ पे दैट भी लगा सकते हैं, लेकिन दैट का यूज एक कंजंक्शन की तरह होगा, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह नहीं होगा। कैसे लिख सकते हैं? ही इज सच अ गुड मैन दैट एवरीवन लाइक्स हिम, वह इतना अच्छा आदमी है, ऐसा अच्छा आदमी है कि उसे हर एक व्यक्ति पसंद करता है। तो यहाँ पे जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, वो क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। सच के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो एज ही यूज किया जाएगा। ठीक, दैट नहीं, दैट का यूज कंजंक्शन की तरह होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और यूजेस हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, उनको देख लेते हैं। अभी हमने बताया था कि सच के बाद एज आता है, तो एज के बाद भी एज आएगा और सच के बाद भी एज आएगा, किसके रूप में? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। जैसे ही इज सच अ मैन एज आई ऑनर, वह ऐसा आदमी है जिसे कि मैं सम्मान देता हूँ। आई कलेक्टेड एज मेनी स्पेसिमेंस एज आई कुड फाइंड, तो यहाँ पे एज और एज भी लगा,
तो ये दोनों, यहाँ पर भी जो एज लगा है वो भी, और यहाँ पर जो एज लगा है ये भी, ये दोनों क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर कोई क्लॉज आता है, अगर कोई वर्ड आता है तो उसके लिए हमने बताया है कि हु लगेगा, कि होम लगेगा, कि विच लगेगा, किसके लिए क्या लगेगा। ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कोई क्लॉज आ जाता है, पूरे क्लॉज को अगर डिनोट करना हो तो पूरे क्लॉज को डिनोट करने के लिए हमेशा विच का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाएगा। जैसे सी हैज़ ऑब्टेन्ड 80% ऑफ मार्क्स विच प्रूव्स दैट सी इज इंटेलिजेंट। उसने 80% मार्क्स, अंक अर्जित किए हैं, अब जो कि यह सिद्ध करता है कि वह इंटेलिजेंट है। ठीक है। तो अब ये विच किसके लिए आया है, विच केवल मार्क्स के लिए नहीं आया है, बल्कि सी से लेकर के यहाँ से इस पूरे क्लॉज को डिनोट कर रहा है, इस पूरे क्लॉज के लिए आया है। तो पूरे क्लॉज को जब डिनोट करना हो, इस पूरे क्लॉज को रेफर करना हो, तब वहाँ पे विच ही रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा, दैट या हु नहीं आएगा। ठीक है। आगे है हुज या ऑफ विच का यूज। ये हमने बताया था अभी, पजेसिव केस की तरह इसका यूज किया जाता है। ये हुज या ऑफ यूज जो है, इसके स्थान पर हम विद या कोई फ्रेज, विद के साथ कोई फ्रेज लगाकर भी कर सकते हैं। जैसे अ रूम हुज डोर्स आर पेंटेड लुक्स अट्रैक्टिव, यानी एक कमरा है जिसके दरवाजे पेंटेड है, यानी पेंट किए गए हैं, वह कैसा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है। अ रूम ऑफ विच डोर्स, यहाँ पे हुज लिखा गया तो हुज की जगह ऑफ विच भी लगा के कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मीनिंग दोनों की। तीसरा है अ रूम विद पेंटेड डोर्स लुक्स अट्रैक्टिव, तो विद लगाकर भी इस तरीके से यूज किया जा सकता है। ये तीनों के तीनों सही हैं और तीनों की मीनिंग भी सेम है। ठीक। आगे देखिए, इन विच या ऑन विच या ड्यूरिंग विच, ये तीनों क्या बताते हैं, टाइम। इन विच या ऑन विच या ड्यूरिंग विच जब लगेगा तो वो किसको शो करेगा, टाइम को। ठीक है। इन विच या एट विच, ये दोनों प्लेस को भी शो करते हैं, डिनोट करते हैं। फॉर विच जो है वह रीजन को शो करता है, यानी इन सब के पहले प्रेपोजिशन लगा है और प्रेपोजिशन लगने की वजह से ये किसी टाइम, प्लेस या रीजन को शो करने के यूज में आ सकते हैं। ठीक है। अब कुछ और यूजेस देखते हैं। जैसे है इंक्लूडिंग, नोटेबली, मेनली, स्पेशली, चीफली, नेमली, पर्टिकुलरली, ये सभी अगर आते हैं तो इनके बाद दोज लगेगा और दोज लगने के बाद तब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, इनको याद कर लीजिए। ये वर्ड्स अगर आते हैं तो इनके बाद दोज लगाएंगे, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली दोज हु हैव कमिटेड अ क्राइम आर एब्सेंट टुडे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पेशली वर्ड आया तो इसके बाद दोज लगा, फिर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया गया। अब हु किसके लिए आया है, इन्हीं पीपल के लिए ही। ठीक है। तो ये दोज के बाद आया है। क्लियर। अगला है द प्लस नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। ये स्ट्रक्चर कैसे यूज होगा, ये स्ट्रक्चर अगर यूज करते हैं तो सही होगा, लेकिन अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, उसके बाद कोई नाउन है, फिर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना गलत है। ठीक है। जैसे द टेबल दैट यू बॉट यस्टरडे इज़ ब्लैक, ये तो बिल्कुल सही है। द के बाद द लगा आर्टिकल, उसके बाद नाउन आ गया, तो इस नाउन के लिए दैट यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो ये तो सही है। लेकिन अभी यहीं पर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे योर टेबल, इस तरीके से लिख दें योर टेबल दैट यू बॉट यस्टरडे इज़ ब्लैक, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन, फिर इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना गलत है। तो इसको ध्यान रखना है कि आर्टिकल के बाद तो यूज कर सकते हैं, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद यूज नहीं होगा। ठीक। अब अगला है
कि मान लेते हैं किसी सेंटेंस में हु आता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो हु के पहले तो एंटीसीडेंट आएगा, तो पूर्ववर्ती जो उसका वर्ड होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन, तो ये आ गया, उसके बाद हु लिख लिए। फिर से और सेंटेंस में उसको आगे लिखना हो तो फिर दोबारा एंटीसीडेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड हु लगा करके आगे हम लोग उसको लिख सकते हैं। जैसे अक्षय कुमार इज़ अ पॉपुलर एक्टर हु लिव्स इन मुंबई। अक्षय कुमार एक लोकप्रिय अभिनेता हैं जो कि मुंबई में रहते हैं, जो मुंबई में रहते हैं। अब इन्हीं के बारे में आगे फिर बताना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एंटीसीडेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड हु, अब एंड हु लगा करके इसको लिख सकते हैं आगे, एंड हु वॉन्ट्स टू हेल्प द हेल्पलेस, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हु लगा करके आगे हम क्लॉज बना सकते हैं, ठीक। अगला है, अगर मान लीजिए इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद जो नाउन आएगा, जब देखिए इसको वन ऑफ द आता है तो जो नाउन आएगा हमेशा प्लूरल नंबर ही रहेगा, ये तो क्लियर है। इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है, फिर अगर उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आती है तो वह वर्ब भी प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग, इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। तो इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, प्लूरल है तो प्लूरल है, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल वाली वर्ब यूज की जाएगी, ठीक। जैसे अशोका इज वन ऑफ द नोबलेस्ट किंग्स दैट हैव एवर लिव्ड। तो यहाँ पे हैव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, किंग्स, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वर्ब यूज की जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि यही दैट का एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती है, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। इससे भिन्न देखिए, इससे थोड़ा सा अलग देखिए, दी ओनली वन ऑफ, जब देखिए यहाँ पे वन ऑफ द था, अब यहाँ पे क्या हो गया, दी ओनली वन ऑफ, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल होगा, ठीक है, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, लेकिन अब जो वर्ब है वो सिंगुलर नंबर कैसे हो गया, अब इसको समझते हैं। देखिए इसका सेंस क्या निकल रहा है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज वर्थ रीडिंग, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि उसके नॉवेल्स में से, उसके जितने भी उपन्यास हैं उनमें से केवल एक है, ठीक है, जो कि पढ़ने के लायक है, तो एक की बात की जा रही, इसीलिए यहाँ पर इज यूज किया गया है, ठीक है। तो ये सिंगुलर की बात हो रही है इसीलिए इज लगा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से यूज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज़ और, कि अगर कोई कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन आता है, जैसे whoever, whichever, whatsoever, इस तरीके का, तब उसके पहले एंटीसीडेंट का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, अगर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन आता है तब उसके पहले एंटीसीडेंट नहीं लगेगा। जैसे यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, तुम कर सकते हो क्या, जो तुम चाहो, जो तुम्हें पसंद हो। तो देखिए यहाँ पे वॉट एवर जो यूज किया गया, इसमें कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं की गई है, ठीक, सॉरी, इसमें कोई एंटीसीडेंट यूज नहीं किया गया है। क्लियर हो गया। तो ये सारा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन रहा, इसको पूरा ध्यान से समझ लीजिए और इसी प्रकार से यूज करिए। तो अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक किया हो तो लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक और भी वीडियोज़ पहुंचते रहें। थैंक यू।